हफ्ता भर पहले दिल्ली में 36 साल के एक लड़के की मौत हो गई थी। बताया गया था कि उस लड़के की मौत करंट लगने से हुई, लेकिन पुलिस को परिवार को जो मौत अब तक हादसा लग रही थी वो हत्या निकली। दिल्ली में पत्नी ने देवर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के उत्तम नगर में पति करण देव की हत्या का आरोप उसकी पत्नी सुष्मिता पर लगा। द्वारका के उत्तम नगर में रहने वाले करण की इस रविवार को मौत हो गई थी। पत्नी ने परिवार को बताया था कि करण को करंट लग गया, इसलिए वो परिवार को लगातार गुमराह करती रही। लेकिन अब करण के चचेरे भाई की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि करण के चचेरे भाई राहुल और उसकी पत्नी सुष्मिता के बीच संबंध थे। आरोप है कि दोनों ने करण को करंट देकर मार दिया। करण के परिवार को राहुल की मोबाइल चैट से सुष्मिता के साथ उसकी रिलेशनशिप और हत्या की साजिश के पूरे सबूत मिले। इन सबूतों के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी सुष्मिता और देवर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चैट को सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। तो करण की मौत किस वजह से हुई, इसका खुलासा एक चैट के जरिए हुआ है। दरअसल करण की मौत की वजह पत्नी सुष्मिता ने करंट लगना बताया था। पूरे परिवार को यही बताया कि करण की मौत करंट लगने से हो गई है। लेकिन जब इस मामले में राहुल, जो कि करण का ही चचेरा भाई है, उसकी चैट सामने आई तो पूरे परिवार के सामने खुलासा हुआ कि करण की पत्नी सुष्मिता और उसके चचेरे भाई राहुल के बीच में रिलेशनशिप था। इस चैट के जरिए ही इस बात का खुलासा हुआ और यह भी खुलासा हुआ कि मर्डर करण का कर दिया गया। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक करण के सगे भाई कुणाल को भाभी पर शक हुआ था। कुणाल ने चचेरे भाई राहुल के मोबाइल में अपनी भी अनुष्का के साथ चैट को देखा। चैट पढ़ते ही कुणाल को समझ में आ गया था कि उसके भाई की मौत हादसे में नहीं हुई बल्कि उसका मर्डर हुआ। उसकी भाभी और उसके चचेरे भाई राहुल के साथ अफेयर चल रहा है। 13 जुलाई की सुबह सुष्मिता ने करण के माता पिता और छोटे भाई को बताया कि करण को करंट लग गया है। इसके बाद उसके घर वाले आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। करण को फौरन पास के मग्गो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो इस पूरे मामले का खुलासा होता है जब करण के छोटे भाई को अपनी भाभी पर शक होता है और यही भाई राहुल का फोन चेक करता है। व्हाट्सएप चैट के जरिए पता चलता है कि राहुल और सुष्मिता के बीच में रिलेशनशिप था और इसी रिलेशनशिप के चलते करण की हत्या कर दी गई। वजह करंट लगना बताया गया था, लेकिन ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई थी। इस बात का खुलासा अब हो चुका है। पुलिस ने चैट भी जब्त कर ली है। परिवार को लग रहा था कि करण के साथ अनहोनी हो गई, लेकिन इस बीच सुष्मिता और राहुल पोस्टमार्टम कराने को लेकर आनाकानी कर रहे थे, जिसके बाद परिवार को शक हुआ और ये शक यकीन में तब बदला जब करण के सगे भाई कुणाल के हाथ राहुल का मोबाइल लगा। राहुल ने किसी काम के लिए कुणाल को अपना मोबाइल दिया, जिसके बाद कुणाल ने मोबाइल में सुष्मिता के साथ उसकी चैट को पढ़ लिया। चैट में सब कुछ था, दोनों के अफेयर की बातें और करण को रास्ते से हटाने की प्लानिंग। बस फिर क्या था, परिवार ने फौरन इसकी खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी सुष्मिता और करण के चचेरे भाई राहुल को गिरफ्तार कर लिया। उत्तम नगर में एक 36 वर्ष के करण की मौत जो साधारण दिख रही थी वो एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। आरोप पत्नी पर है कि पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। इस पूरे हत्या का खुलासा एक इंस्टाग्राम चैट से हुआ, जब करण के भाई कुणाल ने अपने चचेरे भाई राहुल के फोन पे वो इंस्टाग्राम चैट देखी जिस पे इस मर्डर की प्लानिंग की जा रही थी। एक रात पहले इस मर्डर से ये बातचीत हुई कि किस तरीके से स्लीपिंग पिल्स दी गई हैं जो असर नहीं कर रही हैं, जो पूरा काम नहीं कर रही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक की बात उस चैट में की गई, जिसने पूरे परिवार को चौंका दिया। दिल्ली पुलिस को पहले एक सूचना मिली कि एक 36 वर्ष के उत्तम नगर में रहने वाले करण की मृत्यु हुई है।
साधारण तरीके से एक पीसीआर कॉल हुई थी, लेकिन मर्डर के कुछ यानी मौत के कुछ ही दिनों बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचता है इंस्टाग्राम चैट लेके, तो पुलिस भी चौंक जाती है, क्योंकि ये जो मौत थी पहले साधारण दिख रही थी और फिर एक मर्डर मिस्ट्री में बदल गई। इस समय हम करण के घर के बाहर उत्तम नगर में मौजूद हैं। ये करण का घर है जहां वो पहले अपने माँ के साथ रहता था, लेकिन शादी के कुछ साल बाद वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गया, जहां पे उसकी डेड बॉडी मिली। जब परिवार को पता चला कि करण होश में नहीं है, करण कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसे अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में करण को मृत घोषित कर दिया गया। मौत के 3 दिन तक परिवार इस बात से वाकिफ नहीं था कि कुछ अलग हुआ है, केवल शोक था तो करण की मौत का। लेकिन अब परिवार के पास एक केस है आगे लड़ने के लिए, जिसमें आरोपी है करण की पत्नी और करण का चचेरा भाई राहुल, जिन पे इल्जाम है कि इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और करण की हत्या कर दी। करण की मौत के मामले में उसके परिवार का बयान भी सामने आ गया है। करण के भाई ने कहा कि उसकी भाभी ने दही में मिलाकर नींद की 15 गोलियां खिला दी। मृतक के भाई का कहना है कि जब इससे भी उनकी जान नहीं गई तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक शॉक दिए। करण के भाई ने कहा कि कहीं इस मामले का खुलासा ना हो जाए, इसलिए भाभी पोस्टमार्टम के पक्ष में नहीं थी। क्या हुआ था कुणाल जी, कैसे आप शुरू से अगर हमें बता सकते। भाभी रोते रोते आई, करण हिल नहीं रहा है, क्या हुआ आ जाओ। मम्मी रो पड़ी, सब रो पड़े। हम गए उधर। रास्ते में मैंने राहुल चाचा को फ़ोन करा, हरीश राहुल का पापा, वो भी आए। उधर देखा, डॉक्टर ले आओ। मग्गो गए, मग्गो ने एम्बुलेंस दे दी, एम्बुलेंस वाले लेके आए, बॉडी हम लेके गए। जाते जाते उसके मुँह से झाग निकल चुकी थी, ठीक है। वहाँ बॉडी गई तो उसने देखा कि मामला उसको भी कुछ और लग रहा है, पोस्टमार्टम करा लो। और सुष्मिता राहुल शुरू से पोस्टमार्टम मना कर रहे। कौन? आपकी भाभी? भाभी, करण की वाइफ। पोस्टमार्टम नहीं होने देना, नहीं होने देना। राहुल 10 जगह फ़ोन कर रहा है, किस किस को करना नहीं पता। पोस्टमार्टम मत होने दो, मत होने दो। इन लोगों का डिस्कशन चल रहा है, पोस्टमार्टम नहीं होगा, पापा मेरे संभालेंगे, हरीश जी नहीं होने देंगे पोस्टमार्टम। संस्कार हुआ, ठीक है। मेरे भाई का फ़ोन आया। कौन भाई आप? राहुल। कौन है राहुल? कौन है? चाचा का लड़का, हरीश जी का। हाँ, फ़ोन आया। मैंने कहा चलो फ़ोन मेरे भाई का ही है, मैं फ़ोन करता हूँ। इतनी फ़ोन ऑन था मेरा पे आगे, फ़ोन लॉक खुला हुआ था, तो इंस्टा की चैट दिख गई। चैट क्या दिखा आपको इंस्टा की? दिखा, स्लीपिंग पिल दही में दी है, खाने में दी है। उसमें डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है कुछ, तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा। ये चैट मैं आपसे इसलिए जानना चाह रही हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो, ये चैट किसके किसके बीच में थी? राहुल और सुष्मिता और राहुल के बीच में था। उसमें ये आपस में देवर भाभी हैं? देवर भाभी हैं। इन चैट पे जो नाम आता ना, जैसे कुणाल देवी आपका नाम ही का नाम है मैम, उस पे लिखा था वाइफी और हार्ट बना रखा था नंबर पे, या फिर नाम जो ऊपर नाम आता है इंस्टा चैट पे नाम, जैसे हाँ। और उस पे कॉलिंग या वीडियो कॉल जो भी थी, और वो भाभी बोली तुम आ जाओ। वो कह रहा मैं आता हूँ, अब इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा अच्छे वाला। वो इलेक्ट्रिक शॉक इंजेक्शन से दे रही होगी, उसको वो पास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वैसा कुछ होगा, चार्जर होगा, चार्जर से नहीं पास होता है। तो वो कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा, मैं आता हूँ, चुपचाप ना आप नीचे का गेट खोल देना, या गेट नहीं खोलोगे उसके बाद नीचे की चाबी भी दी, ठीक है। तो वो गया ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने, दोनों ने दिए। और हाथ यूं का यूं था, हाथ में भी निशान था, टेप यहाँ तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई, बोर्ड में डाल दी, और करंट पूरी बॉडी में पास करते रहे और घंटों तक करते रहे। ये चैट में था, आपने पूरा पढ़ा और आपने इसकी रिकॉर्ड? इलेक्ट्रिक शॉक का डिस्कशन हुआ है, स्लीपिंग पिल्स का 15 की 15 गोलियां भी दी हैं। एक तरीके से फुल प्लानिंग करी है मारने की, और उस पर लिखा हुआ है, और दोनों ने कबूल भी करा है। मेरे भाई की नाइट शिफ्ट थी, जॉब जब वो करता था, कभी कभार घर से करता था, लेकिन एक तरह वो ऑफिस जाता था। वही आशिकी का मामला है, उसको पता था 4 बजे मेरा भाई घर आ जाता था, इसलिए 3 बजे निकल वो जाता था वहाँ से। माँ बाप को पता था, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि तू रात को निकल क्यों रहा है, करने क्या जाता है। कोई जाएगा, दरवाजा बंद है, कोई आएगा, कभी तो पूछोगे। कहता था मैं क्लास है मेरी। रात को कौन सी क्लास होती है? माता जी सुष्मिता का बिहेवियर कैसा था? वो आपके साथ
सब नॉर्मल कर रखा था। आपको कभी लगा इस तरीके से? कोई मतलब नहीं, हम तो विश्वास भी नहीं, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। बच्चे भी थे? एक 6 साल एक का 6 साल का बच्चा है, लड़का है। तो आपको यकीन हो रहा है कि इस तरीके से एक यकीन, अब तो पूरा झूठी यकीन कहानी है। बना दी गई? झूठी कहानी ने बिल्कुल यकीन है और सजा मिलनी चाहिए। झूठी कहानी है कैसे है? उन्होंने खुद माइक कि पे उनकी बोला है। पहले जो कहानी थी पहले कहानी झूठी थी। चाचा मारने की धमकी दे रहा है, भरपूर धमकी दे रहा है, मैं घर से निकल नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे महाराष्ट्र में मराठी हिंदी विवाद को लेकर जंग तेज होती जा रही है। अब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने राज और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उद्धव राज ठाकरे पर नितेश राणे ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स क्या कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठाकरे बंधु मराठी हिंदी पर लोगों को बांट रही हैं, लेकिन वो मदरसे बंद क्यों नहीं कराते? मुस्लिम इलाकों में मराठी क्यों नहीं सिखाते? नितेश राणे ने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन फडणवीस सरकार में ये नहीं चलेगा। मराठी के नाम पर मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिहादों के माध्यम से चलाने वाले ये मदरसा को बंद करना चाहिए ना, कि वहां की कोई भी मराठी नहीं सिखाता। वहां तो हिंदुओं को कैसा खत्म करना है वो पढ़ाया जाता है अंदर। वो कान के नीचे बजाने की आवाज ये उधर की नया नगर से निकलनी चाहिए, क्यों नया नगर में कोई भी मराठी बोलता नहीं है। वहां तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान भी मानने वाले लोग नहीं, उनको शरिया कानून उधर लागू करना है। देखिए हमारी सरकार राज्य में है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमारे कंट्रोल में है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व के नीचे ये सरकार है। कोई भी किसी को ऐसे मारेगा और कोई हम चुप बैठेंगे ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। आजमाना है तो आजमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम किसी को इस तरीके से, और हम तो बार बार बोले हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है, हिंदू समाज ने हमको चुन के इधर बिठाया इधर। आज मैं आमदार मंत्री है ना, वो हिंदुओं के वजह से हूँ। तो कोई हिंदू के तरफ अगर तेरी नजर से देखता होगा ना तो हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं तो आगे जाके इतना भी कहूंगा, जो मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी लोग हैं, उनको भी ये पसंद नहीं है कि हिंदुओं को बांटा जा रहा है। बांटे कटेंगे तो बटेंगे के ब्रांड एम्बेसडर है क्या ये ठाकरे बंधु दोनों? तो इस तरीके से हम लोग होने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की सियासत एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बयान के बाद भड़क गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को धमकी दी। राज ठाकरे ने कहा कि अगर निशिकांत दुबे मुंबई आया तो उसे मुंबई में डुबो कर मारेंगे। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी चैलेंज किया। राज ठाकरे ने कहा कि अगर हिंदी को कंपलसरी किया गया तो वो स्कूलों को बंद करवा देंगे। दरअसल महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आए। हिंदी को तीसरी भाषा बनाने के आदेश का विरोध किया, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में हिंदी मराठी को लेकर हंगामा हुआ, मारपीट की नौबत आ गई। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर दुकानदारों के साथ मारपीट की गई, जिसका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विरोध जताया था और कहा था कि अगर उद्धव और राज ठाकरे बिहार यूपी आएंगे तो उन्हें पटक पटक कर पीटा जाएगा। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर राज ठाकरे ने पलटवार किया और कहा कि अगर निशिकांत मुंबई में आया तो समंदर में डुबो कर मारेंगे। त्या दिवशी तो कोणतरी भारतीय जनता पक्षाचा एक खासदार कोणतरी दुबे नावाचा कसा काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहां पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती? हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कसे असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेलाच मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे कर मारेंगे। त्याला हिम्मत होते बघा कशी। तुम्ही जर काही बोललात तर त्याची राष्ट्रीय बातमी होते। तुम्ही जर कुठची अमराठी माणसाबद्दल काही गोष्ट बोललात तर ती राष्ट्रीय बातमी, पण हे ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला त्यांना माहिती असतं सरकार आमच्या मागे आहे।
राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को लेकर बयान दिया तो निशिकांत दुबे का भी जवाब आया। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उद्धव और राज ठाकरे सिर्फ बीएमसी चुनाव को लेकर मराठी बनाम हिंदी कर रहे हैं। कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है। हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये मोदी जी का राज है। यहाँ जो है ये इस तरह का गुंडई नहीं चलेगा। दरअसल मुंबई में बीएमसी का चुनाव है और ऐसे में मराठी वर्सेस हिंदी की आग लगाई जा रही है। मराठी वर्सेस हिंदी को हवा देने की कोशिश की जा रही है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करेंगे तो ये सरकार के लिए आत्महत्या की तरह होगा। इतना ही नहीं, एमएनएस चीफ ने यह भी कहा कि अगर 1ली से 5वीं तक हिंदी लागू करने की कोशिश की तो स्कूल बंद करवा दूंगा। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे देवेंद्र फडणवीस त्यांनी काल सांगितल्याप्रमाणे तिसरी हिंदी भाषा आम्ही सक्तीची करणार म्हणजे करणार। आता राज्य सरकारला जर आत्महत्या करायची असेल तर त्यांची बेशक करावी। त्या दिवशी त्या मोर्चाच्या फक्त धसक्याने निर्णय मागे घ्यायला लागला होता। फडणवीसजी तुम्ही सांगताय ना की तिसरी भाषा आम्ही सक्तीची आणणार म्हणजे आणणार। मी आता आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्रात 1ली ते 5वी हिंदी आणायचा आपण प्रयत्न तर फक्त करून बघा। दुकानं नाही, शाळाही बंद करेल। महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री हिंदीसाठी म्हणतोय, मराठीसाठी मराठी सक्तीची। इतर ज्या बाकीच्या शाळा आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही आज मराठी आणली पाहिजे, सक्तीची केली पाहिजे। ते सोडून तुम्ही हिंदी सक्तीची करण्याच्या मागे लागलेला कोणाच्या दबावासाठी? कोण दबाव टाकते तुमच्यावरती? हे केंद्राचं पूर्वीपासूनच आहे, काँग्रेस असल्यापासूनच आहे सगळं। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष के मंथन की। मॉनसून सत्र पर इंडिया अलायंस की मीटिंग आज शाम 7 बजे होगी। ये मीटिंग वर्चुअली होगी। इस संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की प्लानिंग पर चर्चा होगी। बिहार में सर और ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इस बीच बैठक से पहले विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी ने खुद को इंडिया अलायंस से अलग कर लिया है। टीएमसी ने पहले बैठक से दूर रहने का इशारा दिया था, लेकिन अब कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर घमासान मचा है। इंडी गठबंधन की लास्ट मीटिंग इसी साल 3 जून को हुई थी। इसमें केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग हुई थी। अब संसद में विपक्ष बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी प्रेसिडेंट के दावे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंडी गठबंधन से अलग होने पर आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस इंडी अलायंस का नेतृत्व नहीं कर पाई, इसलिए गठबंधन फेल हो गया। संजय सिंह ने कहा कि इंडी अलायंस की लोकसभा चुनाव के बाद कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई और गठबंधन को आगे बढ़ाने की कोई पहल भी नहीं की गई। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं पर बयानबाजी की, ऐसे में गठबंधन का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्या कारण है सर कि इस तरीके से अब जो विपक्ष है वो अलग अलग दिखाई देगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो था वो लोकसभा चुनाव के लिए था और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद
हरियाणा का जो चुनाव अकेले लड़ा, दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ा, बिहार का चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, पंजाब और गुजरात का उपचुनाव हम लोगों ने अकेले लड़ा। तो ये लोकसभा चुनाव के लिए था। और जहां तक विपक्ष की भूमिका की बात है तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई है संसद के अंदर, और वो हम अलग अलग मुद्दों पर आवाज उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने तो खुल के ये कह दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो छोटे घटक दल हैं इंडिया अलायंस के वो भी नाराज नजर आए हैं। कभी सपा ने भी कहा कि वो अलग मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन संसद में जो कांग्रेस है उसकी चलती है। इस तरीके से भी क्या महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की जो लोकसभा के बाद ना कोई उन्होंने कोई एक मीटिंग की, ना कोई उन्होंने पहल की सबको एक साथ लेकर चलने की। तो ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। अब राजनीतिक दल के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने की कोशिश के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। अब चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहार पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन से 4 लोगों को डिटेन किया है। न्यू टाउन के 2 फ्लैट से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बिहार पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है, लगातार इन शूटर्स के पनाहगारों से पूछताछ कर रही है, परिवार वालों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि 48 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अभी तक पुलिस के हाथ खाली। बिहार के राजधानी पाटना में पारस अस्पताल में हुई शूटआउट के घटने के कनेक्शन अब बंगाल से जुड़ गई है। बंगाल के न्यू टाउन के ये जो सुखोवृष्टि ये जो आवासन है, इसी M73 इसी जगह पे आज सुबह पुलिस पहुंची थी, और पुलिस पहुंचते हुए इस M73 बिल्डिंग से 2 लोगों को डिटेन किया है। जो दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में भी ये देखा जा सकता है कि आज सुबह करीब 5:48 से 6:10 तक पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, और इसी जगह पर पहुंचते हुए 2 लोगों को डिटेन किया गया है। इसके अलावा ये M73 बिल्डिंग है, इसके बगल में M70 बिल्डिंग है जिसमें भी पुलिस पहुंची थी, और पुलिस पहुंचते हुए उस जगह से भी 2 लोगों को डिटेन किया गया है। तो ये जो पूरी मामला है, यानी कि बिहार के पारस हॉस्पिटल में जो शूटआउट की घटना हुई उसके बाद उसी कनेक्शन में 4 लोगों को इस न्यू टाउन से डिटेन किया जा चुका है। उनसे पूछताछ किया जा रहा है कि ये जो पूरी मामला है, ये जो पूरी शूटआउट है, इसमें उनका क्या रोल है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था। क्योंकि ये 2 जो फ्लैट है, इस 2 फ्लैट में काफ़ी दिनों से 4 लोग यहाँ पर भाड़े पे रहते थे, और उनके साथ जो अपराधी है उनका क्या कनेक्शन है, इस कनेक्शन को निकालने के लिए पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्या फोन कॉल के जरिए उनके साथ कोई बातचीत हुआ था। ये सभी कनेक्शन जो है, कनेक्शन निकालने की कोशिश फिलहाल बिहार STF के द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुजीत दास के साथ ओंकार सरकार, इंडिया टीवी, कोलकाता। चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ना बिहार पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है, और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 88 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और उससे ठीक पहले राज्य में ताबड़तोड़ अपराध की वारदातें हो रही हैं, जिससे नीतीश कुमार के सुशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। 17 जुलाई को जिस तरह से पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा का मर्डर हुआ, उसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बंगाल से 2 लोगों को डिटेन जरूर किया गया है, लेकिन ये कौन लोग हैं अभी ये नहीं पता। खुलासा ये हो रहा है कि मर्डर से पहले शेरू ने चंदन मिश्रा का विश्वास जीता था। शेरू ने मर्डर से पहले चंदन मिश्रा को वीडियो कॉल किया था और कहा था कि आप पटना में घूम रहे हैं, हम कब पटना घूमेंगे। चंदन के करीबियों का कहना है कि 15 जुलाई को जिस दिन चंदन का ऑपरेशन हुआ था, उस दिन भी शेरू ने वीडियो कॉल किया। शेरू ने इस दिन अपनी पत्नी से भी चंदन की बात करवाई थी, और फिर बेटे को भी कॉल पर जोड़ा था। शेरू ने अपने बेटे के लिए चंदन से आशीर्वाद मांगा था। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लगातार इस मामले से जुड़े हुए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गया में बदमाशों ने एक डॉक्टर पर जानलेवा हमला किया है। बाइक सवार बदमाशों ने डॉक्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली डॉक्टर के जबड़े में लगी। डॉक्टर की हालत गंभीर है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल भी बरामद कर ली है। पुलिस आसपास लगे CCTV खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।